तो देखिए आज हमारी त्रिकोणोमेट्री के अंदर एक्सरसाइज जो हमारा है उसका एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, तो उसके अंदर देखिए बेटा जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया तो था। ठीक है, अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है जिसके अंदर देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम है। ए और बी एक्यूट एंगल है सच डेट, अब वो भी इस तरीके से कि क्वेश्चन ने बोला cos A इज इक्वल टू cos B, cos A और cos B की वैल्यू इक्वल है, देन सो डेट आपको ये प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होगा। मिस यहाँ पर देखिए बेटा सबसे पहले A और B एक्यूट एंगल बोला है तो मैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। ये जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया उसमें A और B को उन्होंने एक्यूट बोला है, तो एक्यूट एंगल कौन से हुए? ये और ये हुआ, तो मैं यहाँ पर A और यहाँ पे B लिख देता हूँ, उसके बाद C मुझे यहाँ पे लिखना होगा। तो A और B को मैंने कहाँ पे लिखा बेटा? एक्यूट पे लिखा, जहाँ पे हमारे एंगल एक्यूट है वहां पे मैंने A और B लिखा। अगर आप लोगों ने गलती से A B C ऐसे नाम लिख दिया तो क्या हो जाएगा? A तो एक्यूट है बट B तुमने कहाँ पे लिख दिया? राइट एंगल पे लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना है। इन्होंने A और B को एक्यूट बोला तो मैंने भी इसको एक्यूट एंगल की जगह लिखा है। अब उन्होंने ये बोला कि टू प्रूव, अब हमें इससे क्या प्रूव करने के लिए बोला है? तो क्वेश्चन ने प्रूव करने के लिए बोला है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये मुझे प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B, cos A की और cos B की वैल्यू जो है वो इक्वल है। अब सीधा ही समझ में आ रहा है कि cos A की और cos B की वैल्यू तभी इक्वल होगी जब यहाँ पे एंगल क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे ये बोलूं कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, तो क्या आप मानोगे? नहीं होती है इक्वल। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बेटा जब डिग्री चेंज होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। बट इन्होंने बोला कि cos A और cos B इक्वल है, इसका मतलब 100% हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जगह एंगल कैसा होगा? इक्वल होगा, मीन्स एंगल ए और बी इक्वल ही होगा। बट हमें क्या करना है बेटा? इसका सॉल्यूशन देना है कि कैसे एंगल ए और बी इक्वल है। ये तो हमें पता चल गया कि एंगल ए और बी इक्वल होगा, बट हमें इसका सॉल्यूशन देना, अब वो कैसे दे? तो देखिए बेटा जो अपने को क्वेश्चन के अंदर गिवन है बस हमें उसी को यूज करते हुए इसको प्रूव करना है कि एंगल ए और बी इक्वल है। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है cos A। अब cos A, तो अब हम क्या करेंगे? cos की प्लेस पर cos का जो रेशियो है अगर हम वो लिखे तो cos का रेशियो क्या होता है? तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है PBP अपॉन HSB। इसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला रेशियो हमारे साइन का होता है, सेकेंड वाला रेशियो हमारे कॉस का होता है, थर्ड वाला रेशियो हमारे टेन का होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारे कॉस का रेशियो ये हमारे साइन का रेशियो है, ये हमारे कॉस का रेशियो है और ये हमारे टेन का रेशियो है। तो जो हमारे कॉस का रेशियो वो क्या होता है बेटा? बी अपॉन एच होता है। ऐसे ही इक्वल टू यहाँ पे भी कॉस का रेशियो लिखे तो वही बी अपॉन एच होगा। अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि जब आप इस रेशियो के अंदर अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू को आपको एंगल को देखते हुए पुट करना है। जैसे सबसे पहले इसके अंदर बेस की प्लेस पर बेस की वैल्यू को जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एंगल देखना है। एंगल क्या है बेटा? ए है। तो ये ए एंगल कहाँ पे हमारा? यहाँ पे है। तो ये वाली जो साइड है इसको हम बेस बोलेंगे और इस वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा बेस हमारा क्या है? AC है। फिर उसके बाद में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमेशा यही साइड होती है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मेरा बेस है वो बेस कितना हो गया बेटा? AC हो गया, अपॉन हाइपोटेनियस हमारा AB ही होगा। फिर उसके बाद इक्वल, फिर इसके बाद इसके अंदर ये जो हमने रेशियो लगाया इसके अंदर हम अपनी वैल्यू को पुट करते हैं। लेकिन जब आप रेशियो लगाते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आपको एंगल को देखते हुए वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि एंगल बी है और एंगल बी मेरा कहाँ पे बेटा? यहाँ पे है। तो हम इस वाली साइड को बेस बोलेंगे और इस वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो हमारा जो बेस है वो इस बार क्या है बेटा? BC है, अपॉन हमारा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा AB ही है। तो ये लीजिए बेटा मैंने इसका रेशियो लगा के इसमें वैल्यू पुट करी। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो मुझे ये वैल्यू मिल रही है, मीन्स अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा? कि इक्वल के दोनों साइड एक एक फ्रैक्शन है। मीन्स हमेशा ध्यान रखना जब इक्वल के दोनों साइड एक एक फ्रैक्शन आती है तो उसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना अगर मान लो कहीं ऐसा हो रहा है कि इक्वल के दोनों साइड एक एक फ्रैक्शन है
और उन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप सेम डिनोमिनेटर से सेम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को आप कट कर सकते हैं। जैसे दो फ्रैक्शन आई, जैसे 3/10 इज इक्वल टू आ गया x/14। अब अगर मान लीजिए इक्वल के दोनों साइड एक एक फ्रैक्शन है, सिंगल सिंगल फ्रैक्शन होने पर ही आप ऐसा करेंगे। तो इसमें अगर डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कोई कट हो रहा है तो आप कट कर सकते हैं, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर आप कट कर सकते हैं। जैसे देखो बेटा ये दोनों 2 की टेबल से कट हो रहे हैं तो आप कट कर सकते हैं, ऐसा करना बिल्कुल राइट है। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू x/7, तो ये और ये दोनों इक्वल है, मींस आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्या देख रहा हूँ बेटा कि इक्वल के दोनों साइड एक एक फ्रैक्शन है और मैं देख रहा हूँ दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो दोनों के अपॉन में ए बी है, तो ए बी से ए बी हमारा कट हो जाएगा और कट होते ही बेटा देखो क्या मिला हमें, ए सी इज इक्वल टू बी सी। जैसे ही हमने कट किया मीन्स अभी हमें क्या लिखा मिला, ए सी इज इक्वल टू बी सी। मीन्स हमें यहाँ पर जब हमने इसके अंदर इसके रेशियोज की वैल्यूज को पुट करके सॉल्व किया तो रेशियोज की वैल्यू को पुट करते ही हमें क्या मिला बेटा, तो ए सी मीन्स ये वाली साइड, बी सी मीन्स ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल हैं। मीन्स ये दोनों साइड्स कैसी आ रही है बेटा, इक्वल आ रही है। और हमें पता है बेटा अगर किसी ट्राइंगल की ये दो साइडें इक्वल है तो उस वाले ट्राइंगल को तो हम आइसोस्केल ट्राइंगल बोलते हैं, और जिसकी ये दो साइडें इक्वल है तो इसके ये दो एंगल भी क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया इसकी ये दोनों साइडें इक्वल आ गई, AC इज इक्वल टू BC, मीन्स दोनों साइडें इक्वल आई है। मैंने जबरदस्ती नहीं लिखा है, तो ये दोनों साइडें हमारी इक्वल आई, मीन्स साइड्स का इक्वल आना ये प्रूव करता है कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। मीन्स ये दो साइडें इक्वल आई, इस वाले ट्राइंगल की ये दो साइडें इक्वल आई तो हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ACB इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है मीन्स हम ये बोलेंगे कि इसका एंगल A और इसका एंगल B इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बेटा, इसका क्या रीजन होगा, तो देखिए बेटा ये दोनों साइडें इक्वल तो ये और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो इनके इक्वल होने का जो रीजन है वो हम ये देंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। जिस ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल में से इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों आपस में हमेशा क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो इसी रीजन से बेटा यहाँ पर जब ये दो साइडें इक्वल आई तो इसके दो एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं क्या देख रहा हूं, मुझे cot थीटा की वैल्यू गिवन है और इन्होंने बोला इनकी वैल्यू को फाइंड करो। एक तो मुझे इसकी और एक मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इनकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें, तो आपको हमेशा याद रखना है बेटा, जैसे यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, मींस मुझे cot थीटा की वैल्यू गिवन है। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से एक की वैल्यू मुझे दे रखी है। तो आप अपनी लाइफ में याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होती है तो आपको सीधा क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को फाइंड करना है। चाहे क्वेश्चन कुछ भी बोले, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन आती है तो आपको सीधा राइट एंगल ट्राइंगल की पहले तीनों साइडों को फाइंड करना है और तीनों साइड्स को फाइंड करने के बाद इसने जो बोला वो काम करना है। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को पहले फाइंड नहीं करेंगे तो आप इनकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या है, अभी हमें राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडों को फाइंड करना है। तो याद रखना किसी भी क्वेश्चन में अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, मैं 100% राइट एंगल ट्राइंगल की पहले तीनों साइड्स को फाइंड करना पड़ेगा। अब हम उनको कैसे फाइंड करें, तो ध्यान से देखना बेटा, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे एंगल थीटा है तो मैं ये थीटा एंगल यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका कोई नेम गिवन नहीं है, मैं अपनी मर्जी से इसका नाम ABC रख लेता हूँ। अब उसके बाद ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो cot थीटा इज इक्वल टू मुझे 7/8 दे रखा है। तो आपको क्या करना बेटा, जिस त्रिकोणमिति फंक्शन की आपको वैल्यू दे रखी है ना बेटा, इसके इक्वल में इसका त्रिकोणमिति जो रेशियो है वो आपको लिखना है। cot थीटा का रेशियो क्या होता है, तो देखिए बेटा पूरा हमारा फॉर्मूला P/HS होता है, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे साइन का रेशियो होता है, सेकंड कॉस का होता है, थर्ड टेन का होता है। अब उसके बाद में देखिए बेटा, साइन के रेशियो को उल्टा करें तो वो कॉसेक का होता है, इस कॉस के रेशियो को उल्टा करें तो वो सेक का होता है, और टेन के रेशियो को उल्टा करें तो वो कॉट का होता है।
तो हम इसके इक्वल में कॉट का रेशियो टेन का उल्टा करें तो वो कॉट का होता है, तो हम इसके इक्वल में कॉट का रेशियो लिखेंगे बी अपॉन पी। आ गई बात समझ में? और जैसे ही मैंने लिखा, लिखते ही सीधा देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि ऊपर बेस है और इसमें ऊपर 7 है, मीन्स हमारा जो बेस है वो कितना होगा बेटा? 7 होगा। तो यहाँ पर बेस हमारा हम इसको बोलेंगे, क्योंकि मैंने थीटा यहाँ पे लिखा है बेटा, तो इसको हम बेस बोलेंगे, तो बेस हमारा 7 है। बट यहाँ पे हम 7 ना लिख करके हम इसको क्या लिखेंगे? 7K लिखेंगे। आपको यहाँ पे 7 नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे 7K लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट बी इज इक्वल टू 7K। यानी एग्जैक्ट तो हम ये नहीं कह सकते कि बेस 7 ही होगा, हम लेट कर रहे हैं कि 7K, मीन्स यहाँ पर मैं ये गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता बेटा कि किसी ने कॉट थीटा की वैल्यू निकाली होगी तो यही आई होगी। क्या पता बेटा, ऐसे भी तो हो सकता है कि वैल्यू ये आई होगी, उसने उसको 2 से सिंप्लीफाई किया होगा और फिर ये आई होगी। क्या पता, किसी को क्या फिक्स पता है कि यही वैल्यू आई होगी? ये भी तो हो सकता है ना, ये आई हो, उसने 2 से सिंप्लीफाई किया हो और फिर इसके बाद ये आई हो। तो हमें नहीं पता बेटा कि उसने इसको किसी से सिंप्लीफाई किया होगा, किसी से किया होगा, किससे किया होगा वो भी मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उसके मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया? के, मींस के से उसने शायद सिंप्लीफाई किया होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? उसके बाद में इसी तरीके से नीचे P और इसके नीचे 8, तो सीधा देख के समझ में आ रहा है कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो कितना होगा बेटा? 8। तो 8 नहीं लिखेंगे, उसको 8K लिखेंगे। तो एंड इज इक्वल टू P इज इक्वल टू हम बोलेंगे बेटा 8K। तो इस तरीके से बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइडें तो आ गई, बट एक साइड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? राइट एंगल ट्राइंगल की जब 2 साइडें तो हैं बट थर्ड वाली साइड नहीं है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की जब 2 साइडें होती है, तीसरी साइड को फाइंड करना हो तो उसके लिए हम एक थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसकी थर्ड वाली साइड को क्या कर लेंगे बेटा? फाइंड कर लेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा? इस वाले ट्राइंगल की थर्ड वाली साइड को फाइंड करने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। तो चलिए करते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारा ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखिए बेटा, पाइथागोरस थ्योरम जो क्या होती है बेटा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए बेटा, एच की प्लेस पर एच मीन्स हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेटा मेरा एसी है, तो हम उसकी प्लेस पर उसका नाम लिखेंगे क्योंकि मेरे पास हाइपोटेनियस नहीं है। फिर इज इक्वल टू पी मीन्स परपेंडिकुलर मेरा 8K है, तो मैं लिखूंगा 8K, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स 8K का स्क्वायर, प्लस बेस, बेस हमारा 7K है, तो 7K का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करें बेटा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8K का स्क्वायर का मीनिंग होता है 8K का मल्टीप्लाई 8K से करना, तो करे तो बेटा 64K स्क्वायर आएगा। ऐसे बेटा 49K स्क्वायर आएगा। कैसे? तो 7K का मल्टीप्लाई 7K से करे तो 7 और 7 का मल्टीप्लाई तो 49 ने K का K से मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा बेटा? K स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखिए बेटा, इस तरीके से मेरे को AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर मिला। अब ये दोनों K स्क्वायर ही है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो जब हम प्लस करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 49 को प्लस करें तो कितना हो रहा है बेटा? 113K स्क्वायर। बात समझ में आ गई? हमने इन दोनों को प्लस किया तो 113K स्क्वायर हुआ। अब मेरे को AC की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा? रूट लग जाएगा। और अपनी लाइफ में याद रखना बेटा, जब स्क्वायर की वजह से आप रूट लगाते हो तो उसके आगे हमें प्लस माइनस का साइन लगाना होता है, बट मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। नहीं लगाने का रीजन ये कि AC मेरी साइड है और हमको पता साइड कभी माइनस में नहीं होती, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं लगा रहे, बाकी हर जगह हमें लगाना होता है। तो वहां लगाना जब आपको लगता है कि चीज पॉसिबल है तो लगाना, नहीं पॉसिबल है तो आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अभी हम क्या करें? यहाँ पे 113 के ऊपर रूट आया, मतलब 113 के प्राइम फैक्टर करके सॉल्व करना है, बट 113 खुद एक प्राइम नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर नहीं होंगे, मतलब ये और सॉल्व नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे। बट K स्क्वायर का तो रूट बेटा कितना होता है? K होता है। तो ये लीजिए, हमने AC को सॉल्व किया तो हमें मिल गया रूट 113K। ये हमारी थर्ड वाली साइड आ गई। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल की जब तीनों साइडें आ गई तो अब हम इसकी और इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, लेकिन बेटा इनकी वैल्यू निकालने से पहले मुझे इसके अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे साइन थीटा की जगह साइन थीटा की, न कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बट मेरे पास तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है ही नहीं, तो पहला काम मेरा क्या होगा कि मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। जब मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो मैं उसको इसके अंदर पुट करके फिर इसको सॉल्व कर दूंगा। तो मेरा अभी पहला काम क्या है बेटा, मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाले, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच, यही होता है। तो चलिए हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू P मींस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 8K है, अपॉन एच मींस हाइपोटेनियस हमारा रूट 113K है। ऐसा करते के ऊपर भी है के नीचे भी, के से के कटा और साइन थीटा की वैल्यू आ गई रूट 8 अपॉन रूट 113। ऐसे ही बेटा हमें कॉस थीटा की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा हमें कॉस थीटा की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी जब उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तब। तो कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच मींस बी मींस बेस। तो देखो बेटा मैंने अभी यहाँ पर देखो क्या बोला, जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते तब आपको हमेशा ध्यान रखना होता है थीटा को देख के वैल्यू पुट करनी होती है। बट मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया कि थीटा हमारा यहाँ पे है ना, तो यही साइड हमारी बेस है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा बेस मेरा कौन सा है 7K है, फिर अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा रूट 113K है, इसमें K से K कटेगा और हमारे पास इस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 7 अपॉन रूट 113, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जब मेरे पास साइन और कॉस की वैल्यू आ गई ना बेटा, तो अब मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो चलिए अब हम उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, मुझे 1 प्लस साइन थीटा के मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपॉन में बेटा 1 प्लस कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में कौन है, मैं मल्टीप्लाई की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मींस ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर देखिए बेटा दूसरा है 1 माइनस कॉस थीटा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन थीटा की जगह साइन थीटा की और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की ये जो वैल्यू आई ना बेटा, मुझे इसको पुट करना पड़ेगा। लेकिन इनको पुट करने से पहले एक बार थोड़ा देख लो, इसको अगर देखें तो एक बात समझ में आ रही है, वो क्या, तो देखिए बेटा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में है, और दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में देखो बेटा ये दोनों ब्रैकेट दिखने में बिल्कुल सेम है, बस इनके बीच में सिर्फ किसका डिफरेंट है बेटा, प्लस माइनस का। और जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होते हैं और उनके बीच सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है, तो वहां पे एक आइडेंटिटी लगती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ऊपर देखो बेटा ये ब्रैकेट ने ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, बस इनके फिर बीच में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। और जब ऐसा होता है तो वहां पे एक आइडेंटिटी लगती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिसका सॉल्यूशन होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पर बेटा 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी हमारा साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगाई ताकि थोड़ा शॉर्ट हो जाए बेटा, बार बार दो जगह साइन की वैल्यू पुट क्यों करूं जब एक से ही काम हो रहा है, तो है ना। तो थोड़ा सा वो जब सिंप्लीफाई हो रहा है तो क्यों ना हम सिंप्लीफाई करें, समझ में आ रहा है। ऐसे बेटा नीचे सेम देखो, नीचे भी ये ब्रैकेट ने ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, दोनों ब्रैकेट दिखने में बिल्कुल सेम है, बस इनके बीच में यहाँ प्लस है या क्या है बेटा माइनस है। और जब भी ऐसा होता है तो वहां आइडेंटिटी लगती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिसका सोल्यूशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम ए किसको बोलेंगे 1 को, क्योंकि बेटा साइन यहाँ पे चेंज हो रहा है, जहां पे साइन चेंज हो रहा है उसके इधर वाला ए होगा, जिसके बाद वाला बी होगा। तो ए स्क्वायर मतलब ए मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मेरा कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद देखो बेटा 1 का स्क्वायर मींस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, 1 माइनस बेटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में हो गया 1 माइनस बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, क्या की क्या हो जाए बेटा, मुझे एक बार ही साइन और कॉस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दो दो बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए बेटा यहाँ पर 1 का 1 फिर माइनस साइन थीटा की जगह साइन थीटा की ये जो वैल्यू आई ना बेटा, हम इसको लिखेंगे, कितनी आई बेटा 8 अपॉन रूट 113। अब साइन के ऊपर स्क्वायर है बेटा, तो मुझे भी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। फिर अपॉन देखिए बेटा 1 माइनस कॉस थीटा की प्लेस पर कॉस थीटा की ये जो वैल्यू आई हम उसको लिखेंगे, बट थोड़ा ध्यान से देखो बेटा इस कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो हमें इस वैल्यू के ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए
देखो अब थोड़ा सा इसको इसके अंदर देखिए, इसके अंदर देखो बेटा, ऊपर देखो ये वाला वन में एज इट इज लिख रहा हूँ माइनस। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे 8/√113 के ऊपर स्क्वायर है, मीन्स इसका क्या मीनिंग होता है बेटा, इसके ऊपर स्क्वायर है मीन्स इसका मीनिंग होता है बेटा 8/√113 का मल्टीप्लाई 8/√113 से करना। ऐसे इसका मीनिंग यही होता है। जैसे ही मैं करता हूं बेटा तो इसमें अब क्या होगा, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से होगा, नीचे का नीचे से। 8 का 8 से मल्टीप्लाई करे तो 64 ने √113 का मल्टीप्लाई √113 से करते तो आता 113 है ना। √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते तो 3 आता है, √7 का मल्टीप्लाई √7 से करते तो 7 आता है। ऐसे ही तो बेटा इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आया 64/113। फिर अपॉन का साइन, मैं भी अपॉन का साइन लगाऊंगा। ऐसे सेम बेटा 1 का 1 माइनस, यहाँ पे 7/√113 के ऊपर स्क्वायर में जैसे बेटा इसका 2 बार मल्टीप्लाई किया वैसे इसका भी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा 49/113। समझ में आया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, तो अभी मैं क्या देख रहा हूं बेटा कि यह फ्रैक्शन है तो मैं इसको भी क्या बना दूंगा, फ्रैक्शन। यह फ्रैक्शन है तो इसको भी मैं क्या बना दूंगा, फ्रैक्शन। जैसे ही मैंने बनाया ना बेटा, अभी मैं क्या देख रहा हूं कि ऊपर ये दो फ्रैक्शन है और दो फ्रैक्शन के बीच किसका साइन है, माइनस का साइन है। और हमें पता है बेटा फ्रैक्शंस के बीच जब प्लस माइनस का साइन आता है तो उसको हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 और 113 का एलसीएम लेना बेटा तो 113 आएगा। ठीक है ना, फ्रैक्शंस के बीच जब प्लस माइनस का साइन आता है तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। तो 1 और 113 का एलसीएम बेटा 113 आएगा। फिर 113 अगर आपको नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, दो फ्रैक्शन के बीच माइनस का साइन, जिनका एलसीएम लेना उसका नीचे से मल्टीप्लाई करो फिर क्रॉस कर दो। 113 का 1 से मल्टीप्लाई 113, 1 का 64 से मल्टीप्लाई 64। ऐसा ही सेम नीचे भी कर लो, इन दोनों का एलसीएम लेना तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। इनका मल्टीप्लाई किया 113 फिर क्रॉस कर लो, नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस करना है, याद रहे। तो 113 का 1 से 113 माइनस 1 का 49 से तो बेटा 49। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा अभी क्या हुआ, ऊपर 113 में से 64 माइनस होगा तो कितना आएगा 49, सही लिख रहा हूं बेटा। नीचे देखो बेटा कितना हुआ 113, फिर अपॉन में देखना बेटा यहाँ पे कि इसमें से 49 माइनस करो तो 64 अपॉन 113। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, अब ऊपर एक फ्रैक्शन आई नीचे भी एक फ्रैक्शन आई। और अपनी लाइफ में याद रखना जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आती है ना तो क्या करना होता है, ऊपर वाली फ्रैक्शन को लिखना होता है, नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होता है। ये प्रोसेस होता है। लेकिन अगर मान लो आपको कोई ये लगे कि भाई ऊपर वाली फ्रैक्शन और नीचे वाली फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आई ने, ऊपर वाली फ्रैक्शन और नीचे वाली फ्रैक्शन का दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप सेम डिनोमिनेटर से सेम डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं अगर सेम है तो। जब मैं ऐसा करता हूं ना बेटा तो ऊपर से बचा 49, नीचे से बच गया 64, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत इजी था, अपने ज्यादा भी इसके अंदर कुछ नहीं करा, बस ये वैल्यू वगैरह फाइंड करनी पड़ी जो तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चलो उसके बाद देखिए बेटा इसका जो सेकंड था, इसके सेकंड के अंदर हमें क्या निकालना बेटा, हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले कॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब कॉट की वैल्यू क्यों निकाले, ऑलरेडी दे रखी है ना बेटा, समझ में आ रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सीधा कॉट की जगह कॉट की वैल्यू लिखेंगे, ने कॉट के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे बेटा, स्क्वायर लगा देंगे। जैसे ही लगाते हैं बेटा यहाँ पे 7/8 के स्क्वायर का मतलब होता है 7/8 का मल्टीप्लाई 7/8 से करना। तो जब करोगे तो आएगा 49/64। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें कॉट के वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ने कॉट की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी तो मैं क्यों फाइंड करूं, समझ में आ रहा है बेटा। जैसे इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे साइन और कॉस के वैल्यू की जरूरत पड़ रही थी तो पहले मैंने साइन और कॉस की वैल्यू निकाली, उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड हुई। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं, आ गया। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखो, इसके अंदर इसने बोला कि चेक वेदर, आप ये चेक करो कि ये और ये इक्वल है कि नहीं, ये और ये इक्वल है कि नहीं है। अब है कि नहीं इसको मुझे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बेटा इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ने इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम आई तब तो मैं बोलूंगा इक्वल है, ने सेम नहीं आई मतलब इक्वल नहीं है। तो चलिए बेटा अब यहां पर देखिए बेटा मैं क्या देख रहा हूं कि मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है। देखना कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ये दे रखा बेटा 3 cot a इज इक्वल टू 4।
तो यहाँ पर देखो बेटा ये 3 cot a इज इक्वल टू 4 दे रखा है, इसमें ये जो 3 है अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूँ तो जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो यहाँ पे cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। और मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, तो आज ही मैंने सिखाया अगर क्वेश्चन में एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है मींस पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को क्या करेंगे बेटा, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 100% एक राइट एंगल ट्रायंगल की पहले तीनों साइड को फाइंड करना है। उसके बाद देखो बेटा जो त्रिकोणमितीय फंक्शन की वैल्यू गिवन है इसमें एंगल ए बोला है तो ए एंगल को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जब आपने एंगल ए यहाँ पे लिख दिया तो इसी साइड को तुम बेस बोलोगे। उसके बाद में आपको भी पता है बेटा बी और सी होगा तो बी और सी को मर्जी आए कहीं पे भी लिख दो, समझ में आ गया। चलो उसके बाद देखिए उसके बाद देखो बेटा कॉट की वैल्यू दे रखी है तो हमें कॉट के इक्वल में कॉट का फॉर्मूला लिखना है बेटा। कॉट के इक्वल में कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बी अपॉन पी होता है। अभी लिखा था ना हमने बी अपॉन पी होता है। जैसे ही मैं लिखता हूँ बेटा देख के समझ में आ रहा है, ऊपर बी ने ऊपर 4 तो बेस हमारा कितना होगा बेटा 4k होगा और परपेंडिकुलर मेरा कितना होगा बेटा 3k होगा। जो चीज आपने लिखी उसको लेट करना है, लेट बी, बी मींस बेस इज इक्वल टू हमने 4k लेट किया एंड p इज इक्वल टू हमने बेटा 3k लेट किया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेटा थर्ड वाली साइड को तुम फाइंड करोगे तो थर्ड वाली साइड जो है बेटा वो 5k आएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं अभी सिखा चुका हूं इससे पहले के अंदर, तो 5k आएगी मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब बेटा थर्ड वाली साइड में तीनों साइड आ गई। क्वेश्चन ने बोला बेटा हमसे कि इसकी ने इसकी वैल्यू इक्वल है कि नहीं है ये चेक करो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी ने इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आई तब तो मैं बोलूंगा बेटा इसकी ने इसकी वैल्यू इक्वल आई तब तो बेटा ये इक्वल है ना, इक्वल नहीं आई तो इक्वल नहीं है। तो पहले मुझे बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, tan a की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मुझे tan a की वैल्यू चाहिए ना बेटा, तो मैं पहले tan a की वैल्यू निकालूंगा। अब तुमको भी पता है बेटा जब cot की वैल्यू दे रखी है तो tan की वैल्यू cot की उल्टी होती है, तो उल्टा कर लो ना बेटा, क्यों फालतू फाइन करना। tan की वैल्यू cot का उल्टी होती है, cot की वैल्यू tan का उल्टी होती है, समझ में आया। नहीं तो तुम फॉर्मूला लगा के निकालोगे तो भी यही आएगा बेटा। tan की वैल्यू निकालनी तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, P अपॉन बी। P लिखो बेटा परपेंडिकुलर कितना 3k अपॉन बेस कितना 4k, k से k कटा ये का ये आया ना बेटा, निकाल भी दोगे तो भी वही आएगा, समझ में आ रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जिस क्वेश्चन के अंदर किसी एक भी त्रिकोणमितीय फंक्शन की वैल्यू गिवन है मींस फिक्स होता है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की पहले तीनों साइडें निकालनी, वो नहीं निकालोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पर हमारे पास tan की वैल्यू आ गई तो फिर इसकी वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना बेटा, लेकिन मुझे पता बेटा उसकी भी वैल्यू निकालनी, उसमें मुझे cos और sin की जरूरत पड़ेगी, पहले निकाल के रख देते हैं ना बेटा। चलिए tan की वैल्यू निकाल दी, sin की भी निकाल देते बेटा। sin a तो बताओ sin की वैल्यू निकालने के लिए sin का रेशियो p अपॉन h है ना। तो चलो बेटा p मींस परपेंडिकुलर कितना है, h मींस हाइपोटेनियस 5 के ऊपर के नीचे भी के k से k कटा 3/5। फिर इसके बाद cos की भी वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। तो cos का फॉर्मूला b अपॉन h, b कितना बेटा बताओ 4k, h कितना 5k, k से k कटा कितना आया बेटा 4/5, समझ में आ गया। अब चलिए बेटा इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। पहले निकालते हैं बेटा LHS की, तो हम लिख लेते हैं टेकिंग LHS। पहले LHS की वैल्यू निकालता हूं। LHS है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। चलो बेटा वैल्यू निकालने के लिए पहले 1 को तो 1 ही लिखेंगे प्लस tan a की जगह tan a की वैल्यू लिखेंगे जो कितना है बेटा 3/4। नेब 10 के ऊपर स्क्वायर है तो बेटा इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे, फिर अपॉन 1 का 1 माइनस tan a की जगह tan a की वैल्यू 3/4 ने इसके ऊपर स्क्वायर, तो बेटा हमें भी इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर लगाना पड़ेगा बेटा। चलो बेटा उसके बाद आगे बेटा 1 का 1 एज इट इज प्लस 3/4 का स्क्वायर, बस इसका मीनिंग होता है बेटा 3/4 का मल्टीप्लाई किससे करना रे 3/4 से, तो करे तो क्या आएगा 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 है, 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16, तो यहाँ पे आएगा बेटा 9/16। ऐसे ही सेम बेटा यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करे तो वो का वही आएगा ना बेटा 9/16। अब आपका सीधा जो है देख के आपको समझ में आ रहा होगा, अभी सेम ऐसा हमने किया बेटा
ऊपर क्या देख रहा हूं बेटा, यह फ्रैक्शन है तो मैं इसको भी क्या बनाऊंगा, फ्रैक्शन। नीचे यह फ्रैक्शन है, इसको भी मैं क्या बनाऊंगा, फ्रैक्शन। अब ऊपर देखो बेटा, जब हमने इसको फ्रैक्शन बनाया, बनाते ही मैं भी क्या देख रहा हूं, दो फ्रैक्शन के बीच प्लस का साइन, और हमें पता है फ्रैक्शंस के बीच प्लस माइनस का साइन आता, तो हमें उसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम 1 और 16 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना नहीं आवे तो जिनका एलसीएम लेना उनका मल्टीप्लाई करो, 1 और 16 का मल्टीप्लाई 16 ने फिर क्रॉस कर दो, 16 का 1 से मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 का 9 से मल्टीप्लाई 9। ऐसा ही सेम काम नीचे कर लो, 1 और 16 का मल्टीप्लाई 16, 16 का 1 से 16 माइनस 1 का 9 से बेटा 9। अब देखना बेटा, ऊपर 16 प्लस 9 से कितना बना, 25 अपॉन 16, अपॉन 16 में से 9 किया कितना बचा बेटा, 7 अपॉन 16। अब क्या हुआ बेटा, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आई। जब भी ऐसा होता है तो ऊपर वाली फ्रैक्शन को लिखना होता है, नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर मान लो कहीं ऐसा हो जावे जिसमें फ्रैक्शन ऊपर नीचे फ्रैक्शन है, ऊपर वाली फ्रैक्शन और नीचे वाली फ्रैक्शन का दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो आप सेम डिनोमिनेटर से सेम डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल राइट होता है। तो इस तरीके से ऊपर से बचा 25, नीचे से बचा 7। तो इसका मतलब ये, इसको जब हमने सॉल्व किया तो 25/7 वैल्यू आई। अब हम बेटा इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर भी वही आंसर आ गया, तो हम बोलेंगे दोनों कैसे बेटा, इक्वल है। तो चलो बेटा वैल्यू निकालते हैं, है ना। चलो, तो अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, टेकिंग आरएचएस। आरएचएस को लेते हैं बेटा। तो आरएचएस है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो बेटा, कॉस की जगह कॉस की वैल्यू लिखते हैं। कॉस की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 4/5। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो बेटा हम भी इसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन ए की जगह साइन ए की वैल्यू हमारा कितना है बेटा, 3/5। अब बेटा इसके ऊपर स्क्वायर है तो मुझे भी इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। चलिए बेटा हमने लगा दिया, लगाने के बाद अब मैं क्या करूं, तो देख के ही समझ में आ रहा बेटा, 4/5 के ऊपर स्क्वायर है, मिसेस का मीनिंग होता है 4/5 का मल्टीप्लाई किससे करना बेटा, 4/5 से। जब हम करते हैं ना तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16, 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ पे आ गया बेटा 16/25 माइनस यहाँ पे 3/5 के स्क्वायर का मतलब होता है 3/5 का मल्टीप्लाई 3/5 से करना। मैं जब करेंगे तो आएगा 9/25। जैसे मैं ऐसा कर देता हूं, करने के बाद अभी मैं क्या देख रहा हूं बेटा, दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के बीच माइनस का साइन है, और जब फ्रैक्शंस के बीच प्लस माइनस का साइन आता तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं ना बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना, तो इसका ना इसका एलसीएम लेना, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद क्रॉस करेंगे। लेकिन बेटर ये है बेटा कि इस बार ये कर लेते हैं कि 25 और 25 का एलसीएम 25 ही आएगा, है ना बेटा, ध्यान रहे। यूं नहीं कि बेटा एलसीएम लेते हो ने फिर क्रॉस कर देते हो तो गलत है। या तो अगर आपने एलसीएम मल्टीप्लाई करके निकाला तो फिर क्रॉस भी आपको मल्टीप्लाई करना है, ने अगर एलसीएम ले लिया ने फिर क्रॉस करते हो तो गलत हो जाएगा। या तो आपको एलसीएम लेना ही नहीं, क्रॉस इस करना है, तो फिर एलसीएम भी नहीं लेना, एलसीएम भी क्या करना, सीधा मल्टीप्लाई ने फिर उसके बाद में क्रॉस, तो सही है। यूं नहीं के 25 और 25 का एलसीएम तो 25 लिख दिया, फिर क्रॉस करते हो तो गलत है, फिर ऐसा करना नहीं है ना। चलो बेटा, अब 25 और 25 का एलसीएम 25 आया, फिर 25 को डिवाइड करेंगे 25 की टेबल से। एलसीएम लेने के बाद जिसका तुमने एलसीएम लिया उनसे हमें डिवाइड करना होता है, यही करते हैं ना। तो 25 को डिवाइड करेंगे 25 की टेबल से, तो 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 16 से करें तो 16, ऐसे आएगा -9। अब देखो बेटा 16 - 9 करो तो कितना आएगा रे, 7/25। बताओ वैल्यू सेम आई, कहाँ आई, दिमाग खराब है, वो 25/7 है, ये 7/25 सेम ही लग रहा है, किसको लगाइए, सेम नहीं है बेटा, दोनों अलग अलग है ना बेटा। इससे सीधा क्लियर होता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। बस हम लिखेंगे हैंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। समझ में आया बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो अभी आपको जाना होगा, जाना है सच में, तो फिर बोल के आप बंद करें। समझ में आया कि नहीं आया, पर मतलब आया, पर मतलब